नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम शर्मा। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको बताया था रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे, जिसमें रासायनिक सूत्र परिवर्तित होगा, और जब रासायनिक सूत्र परिवर्तित होता है तो वो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन, जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तनों को अगर हम एक व्यवस्थित तरीके से लिखें तो हमारे पास एक समीकरण आ जाती है जिसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे हमारे पास है सोडियम Na प्लस Cl इक्वल टू NaCl। हमारे पास क्या बना? NaCl बना। तो इसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों ने आपस में क्रिया करके क्या बना लिया? NaCl बना लिया। ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। हम बात करें जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बना रहे? H2O। ये क्या हो गई? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, ये ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है, और जल कौन सी? लिक्विड अवस्था में आ जाता है। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तनों को एक व्यवस्थित क्रम में लिखने से हमारे सामने रासायनिक समीकरण आ जाती है। अब रासायनिक समीकरण के बारे में हम चर्चा करते हैं तो रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। एक तो भाग होता है क्रिया कारक और दूसरे होते हैं क्रियाफल। क्रिया कारक और क्रियाफल। जो रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करते हैं उनको हम कहेंगे क्रिया कारक। ठीक है, या इनको एक नाम और दे देते हैं अभिकारक। क्रिया कारक या अभिकारक। दूसरा, जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उन्हें कहा जाता है क्रियाफल। इन्हें हम कहेंगे क्रियाफल या फिर इनको हम कहेंगे उत्पाद। क्रियाफल या उत्पाद। ठीक है, तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग हो गए। एक तो है क्रिया कारक या अभिकारक, दूसरा क्रियाफल या उत्पाद। इनको हम कैसे पहचानेंगे? तो आपके सामने क्या है? आपके सामने एक समीकरण है और समीकरण के बीच में आपको एक एरो, एक तीर का चिन्ह मिलेगा। तो आपको याद रखना है, जो तीर का नोक के सामने की तरफ जो भी होगा, तीर के नोक के सामने की तरफ होगा, वो होगा क्रियाफल। उसके अपोजिट, उसके विपरीत जो होगा वो होगा क्रियाकारक। ठीक है, तो ये क्रियाकारक हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और H2O क्या होगा? क्रियाफल। अगर हम मान लीजिए हम इस वाले भाग को इस तरीके से बना दें तो फिर क्या होगा? फिर H2O क्या माना जाएगा? H2O माना जाएगा क्रियाकारक, और H2 प्लस O2 क्या माना जाएगा? क्रियाफल। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, तीर का चिन्ह, एरो का जो चिन्ह है, उसके नोक के सामने की तरफ तो मिलेंगे आपको क्रियाफल और उसके विपरीत मिलेंगे क्रियाकारक। क्लियर है? देखिए, आपको ये एकदम क्लियर कर लेना है। इसी के बेस पे रासायनिक अभिक्रियाएं जितनी भी है वो इसी के बेस से आपको समझनी है। बिल्कुल नहीं रटना है, एकदम इजी है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तो आपको एरो जो दिख रहा है उस पर ध्यान देना है कि क्रियाकारक कौन है और क्रियाफल कौन है, इतना आप पहचान जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें कुछ जो पदार्थ है उनकी अवस्थाएं लिखी जाती हैं, वो हम यहां पे एक ब्रैकेट में और स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती है? देखिए, कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में हो सकता है, सॉलिड, तो इसको हम एस से शो करेंगे। कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में हो सकता है, लिक्विड, तो इसको हम एल से शो करेंगे, स्मॉल एल आएगा। उसके बाद कोई भी पदार्थ गैस अवस्था में हो सकता है, अगर गैसीय अवस्था में है तो उसे हम जी, और अगर कोई जलीय विलयन है, जलीय विलयन, कोई पानी के अंदर घुला हुआ है, तो उसे हम ए क्यू से डिनोट करेंगे, ए क्यू से व्यक्त करेंगे। ठीक है, ठोस को एस से। जैसे सोडियम है, ये ठोस अवस्था में मिलता है तो इसे हम ब्रैकेट के अंदर एस, सॉलिड। क्लोरीन गैसीय अवस्था में होती है तो जी गैसीय अवस्था में होगी। NaCl आप सबको पता है नमक ठोस अवस्था में होता है, तो ब्रैकेट के अंदर हम एस लिख देंगे, या साइड में भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। यहां देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में होती है,
ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में होती है और जल क्या है, जल लिक्विड होता है तो एल लिखेंगे। इस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते समय उनके पदार्थों की अवस्थाओं को लिखा जाता है। इसके साथ ही अब देखिए आप, रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह बोलता है कि प्रकृति में द्रव्यमान निश्चित है। प्रकृति में द्रव्यमान निश्चित है, इसे ना तो हम कम कर सकते और ना ही ज्यादा कर सकते, मतलब ना तो इसे हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति में द्रव्यमान निश्चित है। ये किसका नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है कौन? रासायनिक समीकरण। इसका मतलब यह हुआ कि जितना भार क्रिया कारकों का है उतना ही भार क्रियाफलों का होना चाहिए। अगर कम या ज्यादा है तो फिर हमारे सामने प्रश्न आता है कि अगर कम हो गया तो फिर वो कहां गया और अगर ज्यादा हो गया तो कहां से आया, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि प्रकृति में द्रव्यमान निश्चित है। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने 2 किलोग्राम दूध का दही जमाया है, 2 किलोग्राम दूध को दही में बदला है। 2 किलोग्राम दूध को किस में बदला है? दही में। तो आपको पता है ये दही कितना आएगा? ये भी 2 किलोग्राम ही आएगा। अगर इसके भार में कमी आ रही है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि 2 किलो दूध से 2 किलो या 1.5 किलो दही जमेगा या 2.5 किलो दही जमेगा। तो उसका कारण आप समझ चुके हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि प्रकृति में द्रव्यमान निश्चित है, ना तो उसे उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते। इसीलिए रासायनिक समीकरण भी संतुलित करके लिखी जाती है। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 2 है। इधर क्रियाफलों में भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। लेकिन ऑक्सीजन क्रिया कारकों में 2 है और क्रिया फलों में कितनी है? 1 है। ठीक है, तो यहां ऑक्सीजन की संख्या कैसे कम हो गई? ऑक्सीजन की कमी होने का कारण को स्पष्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्योंकि हमें ये समीकरण संतुलित करनी पड़ेगी और ये हो जाती है समीकरण आपकी संतुलित। ऊपर और नीचे की संख्याओं को गुणा करेंगे हम। देखिए नीचे वाली संख्या जो है उसको हम नहीं छेड़ेंगे ना, उसको डिस्टर्ब नहीं करते। तो ये आ जाएगी अपने पास 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, यहां पे 2 ऑक्सीजन और यहां पे भी 2 ऑक्सीजन। इस तरीके से रासायनिक समीकरण कैसी हो जाती है? संतुलित हो जाती है। तो आप लोगों को याद रखना है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक समीकरण में क्रिया कारक एवं क्रियाफलों का द्रव्यमान निश्चित होना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब हम आगे बढ़े, इससे पहले एक बार और रिवाइज करके हम आपको बता दें कि रासायनिक अभिक्रियाओं को जब आप आगे समझेंगे तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि क्रिया कारक और क्रियाफल कौन से हैं। बस रासायनिक अभिक्रिया में आपको इतना सा ही पहचानना है। बहुत सारे प्रश्न बने हैं, पटवारी में भी बना था और जगह कई जगह काफी जगह प्रश्न बनते हैं और उसमें आपको समीकरण दे दी जाती है। आपको पहचानना होता है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार ये कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्रिया कारक कौन है और क्रियाफल कौन है, और ये बताएगा कौन? ये बताएगा हमें तीर का चिन्ह। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास पहली रासायनिक अभिक्रिया आती है संयोजन। संयोजन या इसको दूसरा नाम देते हैं योगशील अभिक्रिया। संयोजन या योगशील अभिक्रिया। संयोजन या योगशील अभिक्रिया किसे कहेंगे? आपको पता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारक और क्रियाफल, क्रिया कारक और क्रियाफलों को आपको पहचानना है। ठीक है, तो क्रिया कारक हमने अभी आपको बताया H2 प्लस O2 इक्वल टू H2 प्लस O2
इक्वल टू 2H2O। क्लियर हुआ अभी? अब देखिए यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो मिलकर के एक बना रहे हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, संयोग हो या योगशील, इसलिए कहा है संयोजन या योगशील इसलिए कहा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक, दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर के एक क्रियाफल का निर्माण करेंगे, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन या योगशील रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, जैसे हमने अभी NaCl का भी पढ़ा था, Na+Cl इक्वल टू NaCl। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्रियाकारक कितने हैं, दो। आपने कैसे पहचाना, ये दो लग रहा है, इसको नहीं मानेंगे हम। आपको याद रखना है प्लस के चिन्ह से अगर दोनों अलग अलग किए हुए हैं तो वो अलग मानेंगे उसे हम। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक हो, आपको पता है क्रियाकारक तीर के चिन्ह के पीछे की तरफ होते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक हो, वो आपस में मिलकर के एक क्रियाफल का निर्माण करेंगे, तो उसे हम कहेंगे संयोजन या योगशील रासायनिक अभिक्रिया। आपको एग्जाम्पल देख के पहचानना है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग इसको आसानी से समझ चुके हैं, आसानी से पहचान लेंगे। क्या याद रखना है, अभिकारक या क्रियाकारक कितने हो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। ठीक है, और क्रियाफल, क्रियाफल क्या होगा, क्रियाफल एक बनेगा हमेशा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन या योगशील रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे CaO, ये बिना बुझा चूना होता है और इसके साथ में हम जल मिलाते हैं। आपको पता है जब हम कली को, जो दीवारों पे पुताई करने वाली कली होती है, उस कली को जब हम पानी के अंदर मिलाते हैं तो फिर क्या बनता है, हमारे पास बिना बुझा चूने के साथ हम पानी मिलाएंगे तो हमारे पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। और ये भी क्या होता है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी, संयोजन या योगशील अभिक्रिया का उदाहरण है। एक रासायनिक अभिक्रिया एक से अधिक रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण भी हो सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। अगली रासायनिक अभिक्रिया है हमारे पास, कौन सी, हमारे पास आती है इसके एकदम से विपरीत, अपोजिट, जिसे हम बोलेंगे अपघटन। दूसरे नंबर की रासायनिक अभिक्रिया अपघटन। ठीक है, या इसको वियोजन, अपघटन या वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। इनमें अंतर क्या है, देखिए अपघटन या वियोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, एकदम संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। संयोजन अभिक्रिया के क्या होगी, विपरीत होगी। आपको याद रखना है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक दो या दो से अधिक क्रियाफलों में बटे। क्रियाकारक कौन है, एक क्रियाकारक, और अपघटित होगा मतलब टूटेगा, और क्रियाफल कितने बनेंगे, दो या अधिक क्रियाफल मिलेंगे आपको, दो या अधिक क्रियाफल मिलेंगे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कौन सी, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये तीन प्रकार से होती है। तीन प्रकार से होने का कारण है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी पदार्थ अगर टूटा है, कोई भी यौगिक अगर टूटा है, तो उसका कारण क्या है, क्यों टूटा है, तो उसके तीन कारण हो सकते हैं। पहला है ताप या ऊष्मा देने पर, कोई भी पदार्थ ताप या ऊष्मा देने पर अपघटित हो रहा है तो उसे हम ताप अपघटन या ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हमारे पास है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो आपके पास प्राप्त होगा CaO+CO2। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को अपघटित, अब आपने पहचान लिया क्रियाकारक एक है, क्रियाफल यहां पे प्लस के चिन्ह से आपको पता चल रहा है दो है, लेकिन आपको यह नहीं पता चल रहा है कि ये अभिक्रिया से कि ये ताप अपघटन है या फिर आपके ऊष्मा अपघटन है या फिर आपके क्या बोलते हैं प्रकाश अपघटन है या विद्युत अपघटन है। ठीक है, ताप और ऊष्मा एक ही बात होती है। तो देखिए यहां आपको एक त्रिभुज का चिन्ह मिलेगा ऐसे डेल्टा। इस त्रिभुज के चिन्ह का मतलब है कि हम इस
पदार्थ को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। इस पदार्थ को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अगर किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो आपको ये त्रिभुज का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा, या इसके साथ ही लिखा हुआ मिलेगा ऊष्मा, या फिर यहां इसके साथ ही लिखा मिल सकता है ताप। ठीक है, ताप या ऊष्मा, या ये त्रिभुज का चिन्ह आपको, या फिर कई जगह क्या होता है टेम्परेचर दिया हुआ होता है कि भी 100 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस, जो भी यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, तो उससे आप समझ पाएंगे कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो बन रहा है यहाँ पे CaO और CO2, उसका अपघटन होकर के बना है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन से, और टूटने का कारण आपके यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसलिए ये ताप अपघटन या ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं एक होती है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में आपको पता है विद्युत के द्वारा कोई पदार्थ टूट रहा है। अभी हमने जल का निर्माण पढ़ा था, अगर उस अभिक्रिया को एकदम विपरीत कर दें, देखिए किस तरीके से कि हमारे पास है H2O और इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है विद्युत, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये H2O टूट करके H2+O2 में अपघटित हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए हमारे पास क्रियाकारक, क्रियाकारक कौन है, क्रियाकारक यहां पे एक है, केवल कौन, H2O। ठीक है, और यहां पे क्रियाफल दो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस तरीके से अपघटन हो रहा है, और इस अभिक्रिया को हम कहेंगे कौन सी, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्लियर है अभी, कौन सी अभिक्रिया, विद्युत अपघटन। अपघटन में तीसरे नंबर की है जिसे हम कहेंगे प्रकाश अपघटन। ठीक है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। अब प्रकाश अपघटन से आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी पदार्थ, कोई भी यौगिक जो एक रासायनिक अभिक्रिया में हमने केवल एक लिया है और वो प्रकाश की उपस्थिति में टूट करके दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, कौन सी अपघटन, प्रकाश अपघटन। तो देखिए हमारे पास है जैसे AgI। ठीक है, अब AgI पर जब सूर्य का प्रकाश डाला जाता है, सूर्य के प्रकाश के लिए Hν आता है यहां, या फिर सीधा लिखेंगे सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सीधा लिखा मिलेगा आपको। तो हमारे पास क्या बनेगा, Ag प्लस में I2। तो I को I2 लिखते हैं क्योंकि ये सक्रिय तत्व है, मैंने आपको बताया था, और यहां पे ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण आपकी। तो देखिए यहां पे AgI इक्वल टू 2Ag प्लस I2, यहां पे ये प्राप्त हो रहा है हमें एक क्रियाकारक से दो क्रियाफल प्राप्त हो रहे हैं। कौन सी अभिक्रिया हो गई है, ये अभिक्रिया हो जाती है कौन सी, प्रकाश अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। इसी में आता है AgBr। ठीक है, और ये आ जाएगा 2Ag प्लस Br2। देखिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, और ये AgI है, इसका यूज करते हैं कृत्रिम बरसात कराने में, किसी अन्य टॉपिक में इसको हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो अभी हमने दो अभिक्रियाएं पढ़ी, कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ी हमने, एक तो पढ़ी हमने संयोजन अभिक्रिया और दूसरी पढ़ी हमने कौन सी, अपघटन अभिक्रिया। एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया हम पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आएगी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, ठीक है। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या है, आप रास्ते में जा रहे हैं बस में और अगले स्टैंड से कोई व्यक्ति चढ़ता है और वो बोलता है खड़ा हो मेरी सीट है, या फिर आप बस में सफर कर रहे हैं और कई बार क्या होता है कि आप कंडक्टर सीट पर बैठ जाते हैं। ठीक है, जगह नहीं है, फुल भरी हुई है बस, आप कंडक्टर सीट पर बैठ जाते हैं। जब कंडक्टर टिकट बनाने के बाद वापस आता है तो बोलेगा आप मेरी सीट छोड़िए, आप खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, पहले आप बैठे हुए थे, फिर उसके बाद कौन बैठ गया, कंडक्टर, आप खड़े हो गए। मतलब एक व्यक्ति तो खड़ा हुआ है, पहले आप खड़े हुए, आप बैठे हुए थे तो कंडक्टर खड़ा हुआ था। ठीक है, आपके स्थान पे कौन बैठ गया, कंडक्टर बैठ गया। तो इसमें क्या हुआ, विस्थापन हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही समझेंगे आप, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
एक कम सक्रिय तत्व को अधिक सक्रिय तत्व के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें देखिए FeSO4 सॉरी CuSO4 प्लस में हमने Fe और इक्वल टू FeSO4 प्लस में Cu। तो देखिए यहां पे क्या है, कॉपर सल्फेट के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, तामा Cu जुड़ा हुआ है, लेकिन Fe आता है और इसे अपने स्थान से भगा देता है, खुद यहां पे आकर के जमा हो जाता है और ये बन जाता, ये Cu क्या है, बाहर निकल जाता है। तो ये अभिक्रिया में Cu बाहर निकला है। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन। पहले Cu की जगह कौन बैठा था, Fe बैठा था, और अब कौन आ गया, Cu आ गया। अगर ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने आए तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है भाई। इसी के साथ में एक और आती है जिसे हम बोल देते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल इसी के समान है। द्विविस्थापन में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो विस्थापन एक साथ होते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो विस्थापन एक साथ हो उसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि BaCl2 प्लस Na2SO4 इक्वल टू NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, अब देखिए यहां पे BaCl2 और Na2SO4 ये कौन है, क्रियाकारक, ये कौन है, क्रियाफल। ठीक है, तो Na ने Ba को और Ba ने Na को, या हम कहें कि Ba Na की जगह आ गया, Na Ba की जगह आ गया। तो इनमें क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। जिस तरीके से आप कई बार बस में सफर कर रहे होते हैं और किसी व्यक्ति को जो आपके साइड में बैठा हुआ है उसको उल्टी आती है और वो बोलेगा कि भैया हमें कहाँ जाने दें, खिड़की की साइड, जिससे हम बाहर उल्टी कर सके। ठीक है, तो आपने क्या किया, सीट एक्सचेंज की है। ठीक है, बिल्कुल यहां पे भी क्या हो रहा है, सीट एक्सचेंज हो रही है और इसको बोलेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए अभी हमने 4 रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में आप जानते हैं कोई भी पदार्थ, कोई भी 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक मिलकर के एक क्रियाफल का निर्माण करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। फिर दूसरा हमने पढ़ी है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, मतलब एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर अपघटित होता है, तो अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। फिर हमने पढ़ी है विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें कोई अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है। और अगर किसी अभिक्रिया में हो रहे 2 विस्थापन तो उसे हम बोलते हैं कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, बाकी की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।